हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। आज डिस्कस करते हैं हम 29 जैन शिफ्ट 1 का पेपर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। पेपर क्या आया था, आपने देखा, आपने किया। जिन्होंने नहीं किया वो जरूर देखें, इस चीज़ को समझें। पेपर की साइकोलॉजी, टेस्टिंग आपकी कैसे हो रही है, पेपर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पेपर का क्या पैटर्न आ रहा है, ये हर चीज़ आपको एक ना चीज़ एक लर्निंग देके जाती है कि कभी बार हम क्वेश्चन में किस तरीके से फंस जाते हैं। कई बार किसी में हम ऐसा रास्ता ले लेते हैं जो हमें लगता है कि जल्दी पहुंचा देगा, बट वो कई बार उसे बड़ा कर देता है। तो हम जरा शुरू करते हैं पहले पेपर, और ग्रेजुअली उस चीज़ों में आप अपना अपना भी दिमाग लगाइएगा किस तरीके से आपने सॉल्व किया या सॉल्व करेंगे। और कुछ मैं जो सॉल्व करूंगा उनको देखिएगा, उसमें मिक्स एंड मैच करके हम फिर उसका वर्किंग निकालते हैं कि यस, स्मार्टेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट विल डेफिनेटली गेट द मेन गेन। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 जैन शिफ्ट 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था जो आपको दिख रहा होगा आई गेस। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ लेट अ डाई रोल टिल 2 इज ऑब्टेन्ड। ये टिल 2 जो है ना, दिस इज द अंडरलाइन पार्ट कि 2 आने पे यू नीड टू स्टॉप। द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 ऑब्टेन्ड एंड ऑन इवन नंबर टॉस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, गिविंग यू द स्ट्रेट अवे आइडिया। एक मिनट, इसका थोड़ा सा इवन नंबर टॉस मतलब या तो 2 नंबर सेकंड टर्न पे आए, या फोर्थ टर्न पे आए, या सिक्स टर्न पे आए, या एट टर्न पे आए, लाइक दिस। अब हम चल रहे हैं अपनी बात पे। तो अगर सेकंड टर्न पे आना है तो 2 आने के चांस हैं 1/6, एंड 2 ना आने का चांस है 5/6। सिंपल एज दैट। तो अगर सेकंड टर्न पे आना है, थ्रू सेकंड पे आना है, तो फर्स्ट रो पे नहीं आना चाहिए। तो आपका क्या होगा कि ना आए फिर आ जाए, उसके बाद नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, फिर आ जाए। ठीक है ना। ये सेकंड टर्न टर्न पे आया, ये फोर्थ टर्न पे आया, लाइक दिस। तो आप इसमें क्या समझ पाएंगे। अब ये टिल वाली बात जो होती है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होती है जो आप समझते हैं। इस चीज़ को आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन ये आ जाएगा कि पहला आ जाएगा 5/6, दूसरा आ जाएगा 1/6, नेक्स्ट आ जाएगा 5/6 का होल क्यूब 3 बार हो गया ना, इंटू 1/6 एंड सो ऑन। अल्टीमेटली आपको क्या दिख रहा है, 5/6 एंड 1/6 कॉमन, 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 5/6 की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलेगा। इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो 5/36 आपके सामने बाहर जो लिखा है, इंटू a/1 - r। 25/36, 36 ऊपर चला जाएगा। दैट इज अ प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन विच यू कैन डू इजीली। 5/11 आंसर, दिस इज योर आंसर। हो गया। दिस इज द ओनली थिंग, इट्स अ प्योर सीबीएसई टाइप क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं। बस यस, सक्सेसिव मूवमेंट है इनफाइनाइट सीरीज की, वो सीबीएसई में पढ़ाते नहीं। यस, इसने थोड़ा सा इनफाइनाइट सीरीज को यूज किया, जेपी की चीज को मिक्स किया, जीपी की चीज। चलिए नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है। दैट क्वेश्चन स्टेट्स, आपके सामने सीधी सी बात क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल है x³ से π/2 होल स्क्वायर तक जा रहा है, cos t³ 1/1/3 क्यूब रूट ऑफ इट dt ओवर x - π/2 होल स्क्वायर x अप्रोच टू π/2 माइनस। तो ऑब्वियसली इट इज टॉकिंग अबाउट LHL। तो मुझे नजर आ रहा है कि नीचे वाली चीज उसमें 0 बन रही है, ऊपर वाली चीज में भी अगर मैं π/2 - h डाल के h को 0 करूंगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया 0/0 फॉर्म का। 0/0 फॉर्म स्टैंड्स फॉर कि 100% आपका उसमें LH रूल लगेगा। LH रूल का मतलब है अंदर घुसे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएशन सीधा होगा, ऊपर आपका इंटीग्रल, तो लेबनीज रूल इन्वॉल्व होगा। घूम फिर के आप डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल पे आ गए। अभी पहले हम π/2 - h डाल के इसको थोड़ा सा बनाते हैं।
तो इंटीग्रल बन गया नीचे पाई, यहाँ बन गया लोअर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एच होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे पाई बाय 2 स्क्वायर रहा, और ये cos ऑफ टी रेज़ टू द पावर 1/3 एज इट इज। ये सिर्फ डराने के लिए है आपको और कुछ नहीं है, डरना नहीं है। नीचे आ जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस एच, इधर डालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एच का स्क्वायर, और लिमिट आ जाएगा एच अप्रोचेस टू 0। आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड दिस, नो डाउट। अब आपको लिमिट लगानी है, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर वाला लिमिट इसमें ऊपर वाली लिमिट कंपोजिट बनाता है और ऊपर लिमिट का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो पहली टर्म तो 0 आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट जब इसमें जाएगी तो 1/3 और 3 कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस एच, राइट। नीचे आ जाएगा मेरा 2h, आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, इनटू इसका डेरिवेटिव और लगाना बाकी है ऊपर, तो हो जाएगा 3 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एच इंटू -1, ठीक है ना। तो वो आपको क्या दे देगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, cos पाई बाय 2 माइनस एच साइन एच हो जाएगा, 3 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एच आपके सामने चल रहा है, नीचे आपका 2h और हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली चीज़ आपकी 0 बना देगी, 0/0 फॉर्म बना देगी, तो ये 1 हो जाएगा, 3/2 h को 0 डाल दोगे तो 3/2 इंटू पाई बाय 2 आ जाएगा, मतलब 3 पाई बाय 4। क्वेश्चन आसानी से खत्म हो गया। वो वैल्यू और पावर और ये सब दे के ना परेशान करते हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार किए हैं, आपने देखे हैं। होप इट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। लेट्स मूव अहेड, गोइंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में परेशान इसलिए नहीं होना होता क्योंकि इसमें ना सीधी सी गेम होती है जिसको हम कहते हैं सच का सामना, क्योंकि आपके ऑप्शन है कि दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है, दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स है, लाइक दिस स्टेटमेंट्स आर देयर, यू कैन सी वेरी वेल। एक ट्रू बोथ आर ट्रू, 1 ट्रू 1 फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, थर्ड फोर्थ ऑप्शन बोथ आर फॉल्स। सच का सामने की बात बोली है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेटमेंट देखना है कि दिस इज cos पाई बाय 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन और नॉट। तो मैं क्या करूंगा, मैं cos पाई बाय 12 ही डाल दूंगा ना उसमें। अब देखो उसमें √2 कॉमन आ रहा है, 4x³ माइनस 3x बन गया इधर तक, और 1 को ले जाओ इधर। अगर हम इसे देखें और cos पाई बाय 12 डाल दूं मान लो, तो 4cos³ पाई बाय 12 माइनस 3cos पाई बाय 12, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला जिंदा हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, √2 cos 3 पाई बाय 12, और मुझे पता है cos 3 पाई बाय 12 मतलब cos पाई बाय 4, 1/√2 कटा तो 1 इक्वल टू 1, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू। सेटिस्फाई कर गया ना यार, सॉल्यूशन देखना है तो सेटिस्फाई कराओ। अब आया कि इसका यही ओनली रियल सॉल्यूशन है, मतलब क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका ओनली 1 रियल सॉल्यूशन है, तो मतलब बाकी रियल सॉल्यूशन नहीं है, जिसके लिए आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा होगा। अगर जब तक ये डिलीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का आया था तब तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। लैग्रेंजेस मीन थ्योरम is being used for finding the or determination of the roots of algebraic equation। हमें मालूम है कि हर डेरिवेटिव फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट अपने फंक्शन के रूट्स के बीच में लाई करता है। तो एग्जांपल यहाँ पे ये बात दी जा रही है कि अगर हम इसको फंक्शन मान के इसका डेरिवेटिव करते हैं, अगर उसका रूट आया ही नहीं, मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बना, तो हम कहेंगे कि इसका एक ही रियल रूट है। अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गए तो 3 रूट डिस्टिंक्ट होंगे पेरेंट इक्वेशन के। यही मतलब हुआ इसका। f(x) आपके सामने दिया 4√2x³ माइनस 3√2x माइनस 1, f'(x) किया तो बन गया 12√2x² माइनस 3√2। सिंपल सी बात है, इसमें 3√2 कॉमन आ जाएगा, आपका 4x² माइनस 1 आ गया, आपको दिख रहा है। इसके 2 रूट आ रहे हैं प्लस माइनस 1/2, अगर इक्वल टू 0 करता हूँ तो मतलब ये चीज़ गलत हो गई, ये फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो। ओके, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। डरना नहीं है बेटा, समझना है, समझ के उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है आपको। अभी ये चीज़ सीखोगे। जो लोग इस चीज़ों में थोड़ा बहुत परेशान रहे वो अप्रैल में इसको अच्छे से कर सकते हैं, बट अप्रैल में थोड़ी सी बात का ध्यान रखना,
कि जितना आपने यहाँ स्कोर करना है इस 1 जनवरी वाले अटेम्प्ट में, फर्स्ट सेशन में, उसका 20% एक्स्ट्रा आप करेंगे ना, तो भी आप जितना जनवरी वाले में रहते हैं उतना ही रहेंगे। आपको करीबन कोशिश करनी होगी कि आप 30 to 40% एक्स्ट्रा का लीवरेज लें, तब जाके आपकी जो परसेंटाइल है ना उसमें ग्रोथ होगी। इसको जरूर मान के चलिएगा। ये नहीं है कि जितना आता है उसमें अगर हमने 10 to 20% इंक्रीज कर दिया तो वी शुड गेट अ प्रोपोर्शनल रिटर्न, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जैसे बाकी भी कर रहे होंगे। तरह की परसेंटाइल राइज करेगी आपकी, उस हिसाब से आपको डबल करना पड़ना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा, जो पास स्टैटिस्टिक्स कहता है। चलिए अब आते हैं आगे। इन अ 64 टर्म्स जीपी, जीपी में 64 टर्म्स है। सम ऑफ टोटल टर्म्स इज, सम ऑफ टोटल टर्म्स मान लेते हैं ए इज 7 times सम ऑफ ऑड टर्म्स। 64 टर्म्स हैं तो 37 32 इवन होंगी, 32 ऑड होंगी, और जो ऑड होंगी वो कौन सी होंगी? ए आर क्यूब, AR5 एंड सो ऑन। ये 32 टर्म्स होंगी। तो कॉमन रेशियो हो गया R²। फर्स्ट टर्म हो गई ए, तो ए की जगह ए आया, R² की पावर 32 -1 अपॉन R² -1। देखो सीक्वेंस सीरीज ना बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन वाली चीज होती है। फॉर्मूला आता है क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन को हाथ मत लगाना। वैसा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कई चीजें डिलीट मार दी गई हैं, बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन को ही डाला गया है इसमें। आप कितने भी पेपर उठा के देख लें, सब में आपको एक ही चीज मिलेगी। यहाँ तक पहुंच गए, ए से ए मर चुका है, R64 -1 से चला जाएगा, एक R -1 यहाँ से कट जाएगा, इसको आप लिख लेंगे R-1 R+1, एक R-1 कट गया, R+1 = 7, R = 6। हो गया? आई गेस अंडरस्टूड। ठीक, ये आंसर हो गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आपका एक क्वेश्चन है जो बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको। y के साथ सीधी टर्म बैठी है, इसे प्लस मान के इसे माइनस लगा लीजिए। ये टर्म हो गई p y q, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर्टिकुलर इक्वेशन। y0 0 है, मतलब c निकालना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ई रेज़ पावर इंटीग्रल -2 sin x cos x दिख रहा है आपको ऊपर, अगर ओपन कर देता हूँ, और 1 + cos² x। तो सीधी सी बात है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख गया, तो ई रेज़ टू द पावर क्या आ गया? log 1 + cos² x। ठीक है कि नहीं? तो हो गया 1 + cos, है कि नहीं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 + cos² x × y = इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर × q। तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, जो मैं आपको अल्टीमेटली इसमें समझाऊँ। इंटीग्रल ऑफ sin x कीजिए, माइनस cos x निकालेंगे, प्लस c करेंगे, y0 0 दिया है तो 0 डाल दो, c1 आ जाएगा, c1 डाल दो, क्वेश्चन बन जाएगा y = -cos x अपॉन 1 + cos² x प्लस 1 अपॉन y π/2 मांग रहा है, π/2 डाल दो, ये तो 0 हो गया, यहाँ डालोगे तो 1 आ जाएगा। है कि नहीं? हो गया भाई, समझ में आ गया? बहुत इजी सी बात है, सीधी सीधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका देखने वाला है, जो वैल्यूज ऐसी दी हुई है जो आपको, और वही डराने वाली चीज़ होती है ना, पैनिक आप होते ही हो और हो जाते हो। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो पूछा है उस पर बात करेंगे। -π/2 से π/2 में पूछा है, मतलब यहाँ पूछा है। नेचुरली यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ tan नेगेटिव होता है, दोनों वैल्यू आ सकती है, चलेगा।
आपके सामने लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है साइन और कॉस की टर्म। मुझे ये पता है कि टैन थीटा जो होता है, अगर मैं उसमें इन्वॉल्व करूँ चीज़ें, तो 2 tan θ/1 + tan² इज साइन 2 θ, और cos 2 θ इज 1 - tan²θ/1 + tan²। पहले तो स्क्वायरिंग कर लीजिए, एकमात्र आपके पास वही चारा है, और कोई तरीका नहीं है कॉमन प्लेटफॉर्म, या tan θ/2 में बना लो, वो भी कर सकते हो। बट जिस तरीके की वैल्यू दी हुई है ना, मैं वो रास्ता, वही मैंने आपको शुरू में बताया था, कौन सा रास्ता हम पकड़े जिसमें हमें लगेगा हम सही है। अब मैं यहाँ पे आपको वही रास्ता क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें अगर हम 1 - tan²θ/2/1 + tan²θ/2 करेंगे, ठीक है, +5 × 2 tan θ/2/1 + tan²θ/2 करेंगे इक्वल टू 1, तो इससे ना tan θ/2 निकलेगा। थोड़ा समय लेगा, पर tan θ/2 निकल जाएगा, वो भी एक नहीं दो निकलेंगे। अब उस tan θ/2 को निकालने के बाद उसको यूज करेंगे 2 tan θ/1 + 1 - tan2θ में, तो बेटर है हम सारी चीज को sin 2 θ cos 2 θ में अगर बनता है तो उसे बना लेते हैं। सॉरी, गला थोड़ा मेरा गड़बड़ है। 25 sin² θ + 40 sin θ cos θ = 1 की वैल्यूज ना थोड़ी सी खतरनाक दी हुई है, उसको उस रास्ते से ले जाना थोड़ा मुझे लग रहा है कि डेंजरस रहेगा। 8 लिख के 1 + cos 2 θ लिख देंगे, 25/2 करके 1 - cos 2 θ कर देंगे, और यहाँ पे +20 करके sin 2 θ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे cos 2 θ और sin 2 θ को ट्रांसफर कर देना इसमें, और tan में क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर देना डिस्क्रिमिनेंट से, ये उसी से ही आएगा। तो ऑप्शन मैच करेगा, दोनों आंसर आएंगे, दोनों आंसर सही होंगे, बट इसमें कौन सा मीट आउट होता है वो पकड़ लेना। ठीक है, समझ गया ना? आई होप इसके आगे आप कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़, कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट, उसको मैं करा दूंगा। आगे आओ। उसने बोला एक इंक्रीजिंग एपी है, तो डी हो गया पॉजिटिव, इंक्रीजिंग एपी का मतलब डी पॉजिटिव। A6 की वैल्यू 2 दे दी, ओके। A1 A5 और A4, A1 A5 और A4 ग्रेटेस्ट दे दिए, ग्रेटेस्ट। देन द वैल्यू ऑफ डी इज डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। देखो, इसमें ना दो चीज़ें दिमाग में आती हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। जब भी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की बात होती है ना, तो वहाँ चर्चा होती है। डी भी पॉजिटिव दिख रहा है, टर्म्स भी पॉजिटिव हैं, अर्थमेटिक मीन भी समझ में आ रहा है, तो गेम ना ये लगता है कि A1 A5 एंड A4 का गैप बराबर नहीं है कि ये AP में हो। फिर भी अगर इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ना AP ले सकते हैं ना GP ले सकते हैं, इसलिए इस चीज़ में ये AMGM लगाना ठीक नहीं होगा। AMGM के लिए टर्म्स होती हैं वेरिएबल और पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है पर टर्म्स फिक्स्ड है, तो AP की टर्म्स है, तो हम AP की टर्म्स को GP में नहीं मान सकते हैं। तो आप AMGM ना लगाएं, इसमें काम करें कि आप इस चीज़ की वैल्यू बनाएं कि बनेगी क्या। यहाँ से आपको मिल गया A + 5D = 2, डी की बात कर रहा है, A को 2 - 5D डाल सकते हैं, और ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए, इसको हम ले लेते हैं T। A1 तो A हो गया, A + 4D हो गया, A + 3D हो गया। A की वैल्यू को चिपका दो, 2 - 5D, 2 - 5D + 4D तो 2 - D, 2 - 5D + 3D तो 2 - 2D।
जी यहाँ तक समझ में आ रहा है? नहीं करना है, ये आ चुका है, डी टी बाई डी टी निकाल देना, मैक्स पिन से बता देना, समझ आएगा कुछ? आई गेस समझ में आ गया आपको? चलो, हाँ, रिलेशन फंक्शन सीबीएसई पैटर्न, डायरेक्टली वैसे ही क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे, समझते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव सबके बारे में पूछा है, बता देते हैं कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, उसको पहले लिख लेते हैं। प्योर सीबीएसई में इस टाइप का क्वेश्चन 4 मार्कर 5 मार्कर आपको मिलेगा। रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी इन सच अ वे दैट ए डी बी सी, ये वाली जो चीज़ समझ है, देखो ये कैसे ऑर्डर्ड पेयर को लिंकअप दे रहा है। ए डी माइनस बी सी इज 5 लैम्डा 1 डिविजिबल बाय 5, दे आर इंटीजर्स। आई गेस समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या लिख रहा हूँ, है ना? तो ए डी माइनस बी सी 5 लैम्डा 1 हो गया है। जो हमने उसे दिया, तो रिलेशन को पूछा जा रहा है। तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ए बी इधर है, तो वहाँ पे भी ए बी रख देते हैं, तो फिर एसोसिएशन कर देते हैं, ए बी माइनस बी ए 0 5 लैम्डा 1, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। मतलब ये और ये जिंदा है, ये भी जिंदा है, रिफ्लेक्सिव चेक करना ही नहीं चाहिए था हमें वैसे कायदे से। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे फर्क है, वो करने पड़ेंगे, इसमें और इसमें ना फर्क आ जाएगा। तो सिमेट्रिक में ए बी ले लिया, रिलेटेड टू ई डी ले लिया, तो मेरा आंसर आ जाता है ए डी माइनस बी सी 5 लैम्डा 1। और अगर इसे हम सी डी इधर लिख दें और रिलेटेड टू ए बी ऐसा कर दें, विल इट वर्क? सी पी माइनस ए डी, तो माइनस 5 लैम्डा 1 हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा 1 तो कुछ भी हो सकता है ना, स्केलर 5 का तो मल्टीपल बन रहा है ना, डिविजिबल बन रहा है, इंटीजर उसने दिए ही हैं हमें, चल सकता है, नो डाउट। तो सिमेट्रिक भी हो गया, तो आंसर अब ये कट गया, ये कट गया, ट्रांजिटिव हो गया तो काम बन गया इक्विवेलेंस का, नहीं बना तो हमें सेकंड को पिक करना। ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेंगे ए बी, जो हमारा पेटेंट रिजल्ट है सी डी के साथ, फिर सी डी ई एफ के साथ, जो आप पढ़ते आ रहे हैं मैं उसी को ही लिख रहा हूँ, और ए बी और ई एफ बनना चाहिए, है ना? इन दोनों से बना के ए बी ई एफ बनना चाहिए। ए बी ई एफ का मतलब ए एफ माइनस बी ई शुड बी 5 के टाइप या 5 लैम्डा टाइप, क्या आना चाहिए, है ना? तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या बना, जरा ध्यान दे देखें। तो पहले इधर से बनाया तो बना ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 5 लैम्डा 1, और यहाँ से आया सी एफ माइनस डी ई 5 लैम्डा 2, एग्जाम्पल ले लिया, है ना? अब इन दोनों को मर्ज करके जैसे इसे बनाना है, सीबीएसई में क्या करते हैं हम, कई बार डिवाइड कर देते, 1/1 करके बनाते थे, उसमें इक्वेशन ना कुछ बनी होती थी, यहाँ पे तो डिविजिबिलिटी के साथ दी है, तो खेल आप डिविजिबिलिटी 5 के साथ चलाना है हमें। गेम अब क्या आएगी कि हम ना इधर कुछ ऐसा बनाएंगे कि ये टर्म्स में ना कुछ कट जाए और ए डी और बी वाली टर्म बचे। अब बी टर्म यहाँ से बनेगी और ए डी टर्म यहाँ से बनेगी, ए वाली टर्म यहाँ से बनेगी, तो हम यहाँ से इसको जिंदा रखने के लिए ऊपर वाले को ना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, एफ से, ठीक है, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो बी से। पर्पस क्या है कि मैं एक बी सी एफ बना दूंगा, एक बी सी एफ बना दूंगा, फिर इनको ऐड कर दूंगा। आज समझ में आ रही है? तो अब इसमें क्या बन जाएगा मेरा, देखो ए डी एफ
प्लस BCF, ये तो कट गया, माइनस BDE, ये वाली टर्म, ये दोनों तो कट गई ना, इसके साथ मिला, इज इक्वल टू 5F λ1 प्लस B λ2। दोनों में D कॉमन आ रहा है और यहाँ पे अच्छा बीच में माइनस भी आएगा, मैंने प्लस कर दिया। ADF माइनस BDE, ठीक है जी, D कॉमन ले लेंगे, फिर आंसर आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ जाएगा। देखो D कॉमन आया तो AF माइनस BE आ गया ना, AF माइनस BE बिल्कुल सही, 5 और ये पूरा टर्म बैठा। बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ सिर्फ AF माइनस BE चाहिए हमें, 5K टाइप या 5 लैम्डा टाइप, 5 डिविजुअल आ रहा है, बट AF माइनस BE अकेला नहीं आ रहा, साथ में D का और इन्वॉल्वमेंट है। मतलब अगर हमें D नहीं दिया तो हम फंस जाएंगे, और D अगर 1 नहीं हुआ तो भी फंस जाएंगे, या -1 नहीं हुआ तो। इसलिए या D 5 का मल्टीपल नहीं हुआ, या D को अगर हम इग्नोर करें तो हम इसको अलोन नहीं बोल सकते, 5 का मल्टी या तो वो होगा या ये होगा, इसलिए ये ट्रांजिटिव के ऊपर नहीं जाएगा, ये वाली चीज़ आपकी सही हो जाएगी, ये आंसर गलत हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया आपको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत, मतलब जब भी फंक्शन पढ़ाया जाता है ना तो कंपोजिट में जरूर बताई जाती है चीज़, इनको कैसे मर्ज करते हैं। एफ के अंदर जी को मर्ज करना है, लिमिट्स दे रखी हैं आपको, कैसे कौन किसके साथ मर्ज होगा, तो आप सीधा सीधा एफ के अंदर जी को जब मर्ज करने जाएंगे, एफ ऑफ जी एक्स, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दिया जाता है कि जब जी एक्स को उसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं तो जी एक्स का जो एक्स का इंटरवल है उसे देखना है और इसको उसके साथ रिलेट करना है। जब एक्स 0 और 1 के बीच में है और एक्स -1 और 0 1 के बीच में, तो वो गेम बनाएगा नहीं, तो पहला तो टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब उससे कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो फर्स्ट हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। मतलब आप ये जब लिखते हो कि 2 + 2x, और फिर x को डाला ना आपने, जी एक्स की जगह x को डाला उसमें, तो यहाँ पे भी डालेंगे, x विल गो इन -1 से 0, एंड जो x दिया हुआ इधर वो लिख देंगे 0 से 1 के बीच, तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला नलीफाई हो जाएगा, स्टिल मैंने लिख दिया आपके लिए। अब दूसरा हम डालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1 - x/3, x कह रहा है 0 से 3 के बीच में रहो, और यहाँ x कह रहा है 0 से 1 के, जिसको डाला उसको इधर भी इंटरवल में भी डालना। अब -x डालने की बारी आई, ऊपर डाला 2 - 2x हो गया, -x शुड लाई बिटवीन -1 से 0 और x जो है वो -3 से 0 के बीच में ऑलरेडी है, जो जिसके रिस्पेक्ट में हम चलाए उसे। अब दूसरे में डाल दिया 1 + x/3, और -x शुड गो इन -0 से 3 और -3 से। अब ये करने का पर्पस हमारा ना ये था कि हम यहाँ देख लें कि क्या कॉमन आएगा, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा, तो क्या, वो कह रहा है 0 से 3 और वो कह रहा है 0 से 1, तो इसमें कॉमन आ गया ये, तो ये तो हो गया LI एक पार्ट। इसको अगर आप देखेंगे तो ये कह देगा भैया माइनस है ना, चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 0 से 1 के बीच में, गाड़ी चेंज कर, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, ये भी गया। यहाँ देख लो, ये कह रहा है -3 से 0 के बीच में, तो कॉमन आ जाएगा -3 से 0, ये भी LI। तो फाइनल आंसर आपके बन गए 2, 1 - x/3 0 से 1, और दूसरा आ गया 1 + x/3 -3 से, तो -3 से 1 के अंदर आपको ग्राफ प्लॉट करना है,
और फिर बताना है रेंज क्या है इसकी। तो नेचुरली लीनियर ग्राफ है, आपको दिख रहा है। पहले आप इसको बना दो, 0 से 1 के बीच में आपको क्या मिलेगा। एक्स को 0 डालो, वाई की वैल्यू 1, क्लोज है। और एक्स को 1 डाल दो, हो जाएगा 1 - 1/3, तो 2/3 क्या नीचे। फिर 2, ठीक है ना। नेगेटिव है ना स्लोप, ठीक है, पॉजिटिव है। प्रॉब्लम बना देते हैं। ये कह रहा है एक्स को 0 डालो, वाई की वैल्यू 1, यहाँ तो कनेक्ट होगा। -3 डालोगे तो 0 आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं। और -3 पे भी ओपन है, ऐसा बनेगा। तो रेंज आ गई 0, लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 0 ओपन, 1 क्लोज। बिल्कुल सही जवाब क्या था। कहाँ बन जाएगा, लीनियर ग्राफ है, लोअर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, आंसर आपके सामने दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इस पे। इट्स ऑल्सो वेरी प्रिटी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन -a to a, बहुत बार किया है। -a to a लगाते हैं, आपको पता है कि ये वाली चीज़ अब पाई पावर -x होके ऐड करते हैं ना, तो वो ख़त्म हो जाती है चीज़। मैं अलग बता देता हूँ आपको। -π/2 से π/2, x² cos x एज इट इज रहता है, नीचे वाला 1 + पाई पावर -x आता है जब हम f(-x) निकाल रहे हैं। इसको ना f(x) ले लेंगे, इसे g(x) ले लेंगे, अलग अलग करेंगे दोनों। सिस्टम थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग है ना, तंग करेगा तो वही। तो f(-x) करेंगे, तो अब जब ये करा था तो इससे ये बन जाता है x² cos x आ जाता है, और ऊपर पाई पावर x आ जाएगा, और नीचे 1 + पाई पावर x आ जाएगा, dx आ जाएगा, -π/2 से π/2 आ जाएगा। और इनको हम ऐड कर देंगे fx के साथ fx को। जब 2fx बन जाएगा, 2i बन जाएगा, तो -π/2 से π/2 में ना सिवाय x² cos x के कुछ नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ ये एलिमिनेट हो जाता है। और फिर ये इवन बनने की वजह से 2 टाइम्स 0 से π/2, मैं एक ही बताऊंगा ताकि आप दूसरे के लिए फिर आप डायरेक्टली समझ लें, वो भी सेम टाइप है। ठीक, ये 2 कट गया, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कोई चारा इसमें है नहीं। अगला, ये जो gx है आपका, ये भी ऑड है ना, पावर बेस तो कांस्टेंट है, ऑड पावर है, मतलब ऑड फंक्शन है पावर में, तो ये भी आपको यही निकालेगा। इसे i1 ले लो, इसे i2 कर। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 1 को अलग कर लेना, प्लस 0 से π/2 साइन स्क्वायर वाले को cos स्क्वायर लिख लेना, ऐड कर लेना, हो जाएगा। हो गया, अंडरस्टूड। बाकी से इंटीग्रेशन में पार्ट्स कर देना, इस इक्विवेलेंटली बस मैच करना आपको क्या वैल्यू आ रही है। आई थिंक अब कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, बेसिक इंटीग्रेशन में पार्ट्स एंड डायरेक्ट ऐड करके आंसर आ जाएगा, cos स्क्वायर बनेगा ना, 1 बन जाएगा। चलो मूविंग टू नेक्स्ट, एरिया अंडर कर्व चाहिए। ये भी देखो बना लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। ये दिख रहा है सर्कल, मैंने सीधा बना दिया। दूसरी दिख रही है लाइन, लाइन क्या दिख रही है, एक्स को 0 डालो, वाई की वैल्यू -13, वाई को 0 डालो, एक्स की वैल्यू 13/5, 13/5 तो भाई 2 पॉइंट समथिंग, तो कुछ ऐसे चली जाएगी।
मान लो ऐसे लिख। ओके, अब एरिया क्या निकालना है? एरिया अंडर द दीज टू कर्व बिलो द लाइन दिस, मतलब ये पोर्स। तो ये वाई एक्सिस मूव करा दो यार, इसमें क्या? -13 से ये पॉइंट निकाल लेंगे, ये ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, पॉइंट निकाल लो। कुछ नहीं है, वाई का निकालना ना, तो एक्स को सब्स्टिट्यूट करो। 13 + y/5। तो हो जाएगा 169 + y² + 26 y/25 + x², सॉरी y²। दैट मेक्स द सेंस, 25 y² इधर आ जाएगा। (24y² बना के y की वैल्यू निकाल दो। एक तो -13 आएगा क्योंकि यहाँ काट ही रहे हो, दूसरी वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगी। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना। मान लो ये -13 आ चुका है, तो -13 से पे चलेंगे, मान लो ये y बना है, इस पे चले सर्कल पे, 169 - y², उसमें से माइनस कर दोगे, या तो ट्राइंगल का एरिया बना लेना, ये कर दो 13 + y/5, सब मैच हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है बट कैलकुलेशन वाइज, कंसेप्ट वाइज यही है नहीं कुछ इसमें। चलो अब आ जाओ इधर, अब इसको देख लेते हैं। अब हम 2x + 2 - x, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको हमने कैसे करना है, बहुत सिंपल है, कैन सी वेरी वेल। इसको बोला जा रहा है कि देन f'0 बताओ, f'0, ठीक है, f'0। अब इसमें ना बच्चा फंस जाता है इस बात को लेते हुए, पहली चीज कि f' करना है, भाई क्वेश्चन रूल लगेगा और कोई सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा ना, ये वाली टर्म इसके साथ मैच करे ना कोई कट रही है। यहाँ पे जो ट्रिक यूज करनी है, जो सबको आती है, उसको समझा देता हूँ कि एक तो f'0 निकालना है, मतलब डेरिवेटिव करने के बाद x को 0 डालना है। अब डेरिवेटिव के अंदर स्टोरी क्या है वो देखो, ये 3 फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, प्लस इसको करोगे इन दोनों को छोड़ोगे, प्लस इसको करोगे इन दोनों को छोड़ोगे, ऊपर यही होगा ना, इनटू डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। तो मेरा कहने का भाव यहाँ ये है कि हम अल्टीमेटली तो एंड में 0 डालेंगे ना, तो उसमें देखेंगे भैया इधर अगर जो यहाँ पे tan x आएगा, यहाँ tan x आएगा, वो पूरी टर्म को 0 बनाएगा, है ना। मतलब जहाँ जहाँ tan x का डेरिवेटिव नहीं हो रहा है ना, जैसे पहले वाली टर्म में नहीं होगा, तो पहले वाली टर्म 0 हो जाएगी। मतलब इसको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो 0 कर देंगे आप, ठीक है। ये वाला 2x log 2 आएगा, -2 पावर -x log 2 आएगा, इंटू tan x आएगा, इंटू √ऑफ ये आएगा, तो ये 0 हो जाएगी। प्लस tan x वाली जो नहीं होगी 0, जिसका डेरिवेटिव हुआ sec² x, साथ में 2 पावर x + 2 पावर -x इंटू √ऑफ tan इनवर्स 2x का, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3x + 1 इंटू डिनोमिनेटर साथ जाएगा इसको, बाकी सब 0 हो जाएंगी, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्यूब है ना, तो 6 हो जाएगा। माइनस उधर जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होना वो तो करोगे, बट साथ में मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें tan x होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे नहीं लिखा, आपको लिखना है। तो इसे सिर्फ एक ही टर्म जिंदा बचेगी ऊपर ऑन, जिसमें सिर्फ tan x का डेरिवेटिव होगा, बाकी सब मल्टीप्लाई में आएंगे, और उसमें कुछ नहीं करना, x को 0 डालना है। तो sec 0 1, 2 पावर 0 1
2 पावर माइनस 0 इज ऑल्सो 1। रूट के अंदर यहाँ 0, यहाँ 0, tan इनवर्स 1 5/4 अंडर द रूट। ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1 1 का क्यूब और नीचे 1 की पावर 6 की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ 2 बनी, इससे कट गई, ये बाहर आ गया, तो रूट पाई आंसर होना हो गया ना। मतलब आपको समझ में आइए क्या चीज़ पकड़नी है भाई। tan x जहाँ जिंदा होगा वहाँ पूरी टर्म को 0 कर देगा, क्योंकि एट बाई 0 निकाल। तो tan x पहली इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी जिंदा होगा, इसको करेंगे तो भी जिंदा होगा, डिनोमिनेटर को करेंगे और फिर ये लिखेंगे तो भी जिंदा होगा, तो वो सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ जब इसको करेंगे तब वो जिंदा नहीं होगा। तो वाली को ही सिर्फ करना और बाकी सब हटा दें। ओके चलो, आइए 14 पे आ जाते। अब ये क्वेश्चन था, जैसा आंसर है इंटीग्रल में तो यही होता है कि जैसा आंसर होता है ना उस हिसाब से उसे बनाना चाहिए। अब इंटीग्रल में आपका क्या दिया हुआ है, साइन क्यूब कॉस क्यूब टाइप प्लस में और माइनस। तो गेम क्या होएगी अब जरा देखते हैं उसे। नीचे साइन क्यूब कॉस क्यूब बनाना है तो नेचुरली नीचे से ना एक कॉस क्यूब और कॉमन ले लो साइन एक्स के साथ। यहाँ पे साइन एक्स तो है ही ना, तो साइन कॉस करोगे तो tan एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। बोलो समझ में आया। और ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साथ में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस tan एक्स को ले जाओ ऊपर, तो बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स कॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब। ठीक, henceforth now अगली बात क्या होती है, इसका डेरिवेटिव आता क्या है वो देखिए। क्या आएगा, डेरिवेटिव कर रहा हूँ सीधा, 3 sin² x इंटू साइन एक्स, 3 sin² x इंटू कॉस एक्स, सॉरी, -3 cos² x इंटू साइन एक्स। माइनस इसलिए लगा दिया कि साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। तो इसमें से 3 sin x cos x कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बैठा हुआ है, किसकी कमी है, 3 की कमी है, 3 और दे दो। तो ये पूरा भाई साहब का डेरिवेटिव बन गया। तो 1/3 लॉग में आ गया आंसर। बताओ, ठीक है ना, आंसर देखो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है, बट इसमें ना एक रूल चलता है। हमें पता है एनसीआर को हम ना एन और आर अगर उतार लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप कई बच्चों को ये नहीं पता कि ये लिखा हुआ है तो आप ऐसा भी बना सकते। तो कोशिश करना इस बात को रिवर्स मोड में समझने की, जैसा लिखा है। अभी कुछ सीरीज लिखी है, उस सीरीज को ना मैंने जनरल कन्वर्ट किया, 11 CR लिखा, नीचे से एक प्लस जा रहा है, से बनाया, सिग्मा बनाया, आर को 1 लिखा और ऊपर लिखा 9 तक, 9 तक जा रहा है। ठीक बात है जी। तो गेम आपके सामने, इसको करने का तरीका, हम अपना रिवर्स मोड लगा रहे हैं। ये भाई r+1 बैठा है, मैं 11+1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और बाहर डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा बाहर 1/12 आ गया। सिग्मा r 1 से 9, यहाँ बन गया 12/r+1, वो आ गया यहाँ पे ऊपर हेड पे, और यहाँ पे बन गया r+। ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको। पहले तो रिवर्स एक्शन पे जाना। चले गए, यहाँ पहुँच गए, अब कुछ नहीं है, 1/12 को बाहर रखिए और उसको खोल दीजिए। कहाँ से शुरू होगा, ये 2 से शुरू होगा, 10 तक जाएगा।
समझ में आ गई? कौन कौन मिसिंग है? मिसिंग है 12C0, 12C1, 12C11 और 12C12। क्योंकि आपको बाइनोमियल में पता है स्टार्टिंग और एंडिंग टर्म्स इक्वल होती हैं, तो एक किस्म से ये 12 और एक ये 13 और ये 13, 26 मिसिंग है। तो आपने +26 किया, -26 किया, बट यहाँ पे -26 करते हुए ना आदमी ये भूल जाता है कि 12 बाहर था, उसे डिवाइड भी करना, तो वो भी कर देना या अंदर ही कर लेना। तो ये बन जाएगा पूरा 2 पावर 12 बाइनोमियल के कोएफिशिएंट का सम, -26/12। 2/12 आपको पता होना चाहिए 1024 होता है, 10 इंटू 4 कर दो, 4096 आ जाएगा, -26/12। बस अब माइनस कर लो, वैल्यू लगा दो, m+n मिलेगा। आ गया ना भाई? बहुत आसान है। 4070। नंबर n के बारे में को प्राइम भी बोला है नहीं बोला, ये नहीं पता मुझे, अगर बोला है तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए। कट रहा है तो 2 6 2 2 0, 2 3 2 5। अब आगे नहीं कटेगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 2041 आ जाएगी। रैंक चाहिए इसका G20, G20 का रैंक तो देख रहे हैं इसमें क्या, तो रैंक वाले क्वेश्चन तो प्रिटी बहुत बार किए हैं आपने, बस टर्म थोड़ी सी अलग लिख दी है, उसमें देख लेते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकली लगा लीजिए। क्या आएगा पहले? G, अरे सब तो 2 4 7, 3 3 6 और 1 7। ओके चलो, ई से बनने वाले पहले बना दो, 3 और 3 6, 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल क्योंकि डबल टी आर। फिर जी लगाएंगे, ठीक गया। फिर ई लगाएंगे तो 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर एन लगाएंगे, सेम आएगा। फिर डब्ल्यू लगाएंगे, नहीं टी लगाएंगे तो एक टी कट जाएगा, टी हो गया, ठीक है ना। फिर वापस आएंगे ई पे, ई नहीं चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो ई लगाया, बच गए 3, नहीं 4 फैक्टोरियल। उसमें 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा 2 फैक्टोरियल? क्योंकि 80 सेट हो गया, जब डाल चुके हैं, सब्सिट्यूट कर चुके हैं। 4 फैक्टोरियल आ गया। नाउ ई के बाद किसकी बारी आएगी? एन की आएगी, वो भी नहीं चाहिए, से रखा 4 फैक्टोरियल मोर। फिर किसकी बारी आई? एन के बाद टी की बारी आई, वो भी नहीं चाहिए, 4 फैक्टोरियल मोर। फिर टी के बाद किसकी बारी आई? डब्ल्यू की, डब्ल्यू रखा, वो लॉक किया, ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी। फिर आप शुरू से शुरू करेंगे, फिर ई आएगा, ई और लॉक हो जाएगा। फिर एन चाहिए, वो भी लॉक हो जाएगा, टी लॉक करेंगे, वो भी लॉक हो जाएगा, वाई करेंगे, वो भी लॉक हो जाएगा, 2 बार ना जाए। तो ये हो गया आपका 360, ये हो गया 60, हो गया 60, ये हो गया 72, ठीक है 1। तो 360, 420, 480, 453 आंसर आ आओ। देखो बोल रहा है कि कट्स एक्स एक्सिस इन एम एंड एफ, नंबर ऑफ पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली m+n कितने होंगे बताइए। सिंपल एज दैट। देखो y = 2 बार x में कुछ ऐसे जाता है, ऐसे शूट, और y = x², मतलब 2x और x² का इंटरसेक्शन अगर चेक करना चाहूँ ना, x एक्सिस को काट रहे हैं, तो y को तो 0 डालूंगा ना, तो y 0 डालूंगा तो x एक्सिस को कटेंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसी के निकालूंगा ना।
एक्स स्क्वायर जब बनाएंगे ना तो वो ऐसा बनता है, ये ऐसा जाएगा, ये ऊपर जाके फिर कटेगा इससे, एक दो और ये तीन, तो जो एम आ जाएगा ना, एम वो आ जाएगा 3। और जब हम वाई डैश निकालेंगे ना, वाई डैश, देखो ये एक्स एक्सिस बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको जरा समझ लेना। वो जाता है 2 पावर x log 2 -2x। तो log 2 तो मेरे पास टाइम पास है, वाई डैश को मतलब इसको जीरो करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के पास काटना है, तो वाई की वैल्यू जीरो है, तो हमारा आंसर 2 पावर x log 2 इक्वल टू 2x। 2 पावर x log 2 थोड़ा सा डायलेट होता है, उसको हम ऐसा बना सकते हैं, बना दिया। और अगर हम इस पे चलते हैं 2x पे, तो 2x की लाइन आपकी कैसे जाएगी? अब ये देखना पड़ेगा कि ये इसे काटेगी या नहीं काटेगी। नेचुरली ये बेस ई है, तो 2 है, तो ये 1 से छोटा है। आई गेस ये लाइन ना कुछ ऐसे जानी चाहिए, ये इसको काटेगी। या कोई वैल्यू लेके भी रैंडम कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है। इसकी वैल्यू ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 1 ले लिया, तो 1 पे ये 2 आ गई, और 1 पे आ जाएगा 2 log 2। नेचुरली ये छोटा होगा, छोटा होगा मतलब ये नीचे से जाएगा ऊपर जाएगा, तो दो जगह काटेगा, तो ये हो जाएंगे 2। तो 3 + 2 कितना हो गया? यही बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और ये आप देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है। कैलकुलेशन ये है कि गिवन डेटा इज देयर, मीन दिया 58, ये मीन है, और वेरिएंस दिया 66.2। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो वो तो सिंपल हो जाता है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 3 6 और 2 8, माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस। सिंपल ये फॉर्मूला लगाना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है जो आप करेंगे। की वैल्यू आ गई आपकी 58 का स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर, जिसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, तो यहाँ पे आप जरा इसको हटा लें, तो इसे आप सिग्मा स्क्वायर लिख लें 6.2, ठीक है ना यार, चल जा। हाँ आगे चलो, और यहाँ पे ना इसकी जगह आपका पूरा आ जाएगा 60 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 44 स्क्वायर, 58 स्क्वायर, 68 स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, 56 स्क्वायर। तो ये भाई साहब, ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर इसको इधर ऐड कर देना पहले, फिर 8 मल्टीप्लाई कर देना, और इन सबको स्क्वायर करके तब अल्फा स्क्वायर पर। Huge calculation should be done at the last, not to be touched in the beginning. Though the question is easy, but takes calculation. So make your mind stable, then do calculation. Stability can come only in two places. Either in the beginning, when you have seen partly the questions and you have understood how to do it, और हो जाएंगे तो आप थोड़ा फ्रेश माइंड है, डू द कैलकुलेशन फास्ट एंड एंड इट अप, क्योंकि ये नंबर तो मिलेगा मिलेगा आपको। अदरवाइज सेकंड स्टेबिलिटी फैक्टर या सेकंड माइंड थोड़ा सा जो होगा, जब आप एक सिक्योर या सेफ जोन में आ जाएंगे, कब? जब आपके कुछ हो जाएंगे 60 या 65 क्वेश्चन, आपने 60-65 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया, अब लग रहा है कि नहीं यार, अब उनको देखते हैं जो बचे हुए हैं 4-5, और उसमें एक क्वेश्चन ये भी होगा, तो तब इसको छेड़ना और करते हैं, हो जाएगा ना। दैट एंड्स अप विद दिस वे। ये आपका हो गया। 25 क्वेश्चन आता है आपका, देखिए z दिया हुआ है, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा पूछा है, कंपैरिजन पूछा है, कुछ नहीं करना, वैल्यू डाल दीजिए 1 - 2 - 2i + 1 द मॉड अल्फा 1/2 - 2i प्लस बीटा इंटू i + 1। बहुत इजी है, कंपैरिजन है, बस कुछ नहीं है। 1/2 + 1 3/2 हो गया, -2i हो गया, अंडर द मॉड लाइट टर्म्स को कलेक्ट कर लीजिए, अल्फा हाफ के साथ आ गया, और साथ में एक आ गया प्लस बीटा,
एक ब्रैकेट में कंपैरिजन हो रहा है, आयोटा कॉमन, बीटा माइनस 2 अल्फा इन द ब्रैकेट। ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्योर रियल आंसर आना है तो ये भाई साहब 0 हो जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ से 9/4 प्लस 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 प्लस बी, नो डाउट। ये 5/2 आ जाएगा, अल्फा को या बीटा को 2 अल्फा डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 5 अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 5/2 अल्फा 1 बीटा 2, आंसर 3। ऐसे क्वेश्चन में कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी लगाते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब आ जाता है ना तो x प्लस आई वाई डालना चाहिए, तब इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। और ना सेकेंडली अभी इसमें मैं ये बोलूँगा कि ग्राफ घुसाओ, कोई ज्योमेट्री घुसाने का मतलब ही नहीं है, उसने सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है, कंपेयर करिए। ठीक है जी, आइए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, माइंडेड नॉन कोलिनियर है, ए प्लस 5b इस कोलिनियर विद सी, ए प्लस 5b को आप क्या लिख देंगे, लैम्डा टाइम्स सी, वेक्टर रूल। ठीक है जी, b प्लस 6c इज म्यू टाइम्स ए, जो उसका कोलिनियर है। लीनियर कॉम्बिनेशन गेम है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। इफ दिस इज 0 देन अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब आप इसको जरा समझने की कोशिश करें। इसमें आप एक काम करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इनको, क्यों कर दो, क्योंकि बी कॉमन है ना, उसे मार दो। a माइनस 30c आ गया इक्वल टू लैम्डा c माइनस 5a। ठीक है जी, 5a म्यू इधर चला गया तो 5 म्यू a माइनस 30 प्लस लैम्डा c। अब इसमें आ गया a और c, दिख रहा है आपको, और a और c उसने बोले हैं पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, b and c are non collinear, is this and b and this is this, तो b और c नॉन कोलिनियर है, मेरा a और c निकल रहा है, b को एलिमिनेट कर दिया है मैंने, और तो कुछ हो नहीं सकता, a को एलिमिनेट नहीं करूंगा, a प्लस 5bc c इज न्यू, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा है, एक मिनट, नहीं ठीक है, तो यहाँ तक तो ये ठीक है। तो कहानी तो ये ली जाएगी कि ए और सी भी उसमें दिया होना चाहिए, मुझे जो लगता है पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, बी और सी नहीं चलेगा, ए और सी भी नॉन कोलिनियर होंगे, तो उससे ना ये वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये 0, 30 प्लस लैम्डा 0, तो लैम्डा या तो -30 डाल दो या म्यू को -1/5 डाल दो क्वेश्चन के अंदर। लैम्डा को अगर मैं -30 डाल देता हूँ यहाँ पे, आपका आंसर a प्लस 5b प्लस 30c इक्वल 0। देख लेना क्वेश्चन, मुझे लगता है कि कुछ ना मेमोरी बेस में हो जाता है ये वाली चीज़, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसके बिना ना बनेगी नहीं बात। तो अल्फा और बीटा आ गया आपका 5 और 30, तो आंसर 35 हो गया, यही होना। क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर कोई वेक्टर इक्वेशन आ गई है और वो नॉन कोलिनियर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इनके ये कोएफिशिएंट 0 होने ज़रूरी है। वेक्टर्स तो नॉन ज़ीरो बोले हैं, तो ये आंसर तभी आएगा। ठीक है, चलिए जितना था उतना करा दिया, आपका हो गया ये 29 शिफ्ट 1 कंप्लीट। अपने क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपने जैसे किए और मैंने जैसे किए उसमें अगर कोई फ़र्क आपको लगे, आपका और शॉर्ट लगे तो आप डू शेयर, अगर आपको मेरा शॉर्ट लगे तो आप आगे भी इस चीज़ को इस तरीके से लगाने के लिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।